बैठिएगा। ऑनलाइन छात्रों को भी मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पॉलिटी के 18वें क्लास को देखेंगे। इससे पहले 17 वीडियो डाला जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा पॉलिटी के चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग भाग 5 देख रहे हैं और भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चैप्टर को देख रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, तो राष्ट्रपति के लास्ट क्लास में क्या बताए थे? राष्ट्रपति के बारे में बताए थे ना, क्या चाहिए? योग्यता। हाँ, योग्यता बताए थे। और भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति में कुछ अंतर बताए थे। और राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के पद को किनके द्वारा संभाला जाएगा, ये सब बात बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा पिछले क्लास को देख लेते और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का चर्चा किया गया था। तो ये सब पहला जो अनुच्छेद था वो याद हो चुका होगा। राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में 53 में बताए थे संघीय कार्यपालिका का प्रधान। 54 में बताए थे क्या चीज? 54 बताया था आपको निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई। ठीक है, 55 में बताया था राष्ट्रपति का कोटा। 56 बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 बताया था कि राष्ट्रपति की योग्यता, थोड़ा और मोटा कर ले पेन को ना। 58 बताया था क्या चीज़? तो 58 बताया था राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक ना। 59 में बताया था राष्ट्रपति की दशा। 60 में बताया था राष्ट्रपति का शपथ। 61 में बताया था राष्ट्रपति का महाभियोग। और 62 में बताया था कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीना के अंदर भर लिया जाना होगा। ठीक है, तो ये हम बताए थे राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रमुख अनुच्छेद को शुरू में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो हम पहले बताए थे कि राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किए थे। तो राष्ट्रपति की योग्यता में बहुत सारे बात को हम बताए थे। जैसे बताए थे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए? तो पहला था भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो बनेंगे वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उनका उम्र कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। लाभ के पद पर होना चाहिए या नहीं? तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हम बताए थे उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, सांसद का पद, ये सब, या विधानसभा सदस्यों का पद, ये सब पद लाभ का पद नहीं होता। अतः इन पद पर रहते हुए भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये बताया था लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा होना चाहिए। ठीक ना। और कुल डाले गए वैध मत में से 1/6 मत से कम मत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति की जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। क्लियर है? ये सब बताया था। और एक पॉइंट और बताया था कि लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखता हो। ठीक ना, लोकसभा उम्मीदवार की योग्यता रखता है, ना कि सदस्य बना हुआ हो। ठीक ना, तो लोकसभा उम्मीदवार की जो योग्यता रखते होंगे, तो ये ऐसा योग्यता बताया था। और बताया था भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। तो ये तो बताया था राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। क्लियर है? तो योग्यता हम लोग देख चुके थे। योग्यता के बाद हम दशा ही बताए थे। और दशा में क्या बताए थे? पहले राष्ट्रपति बनने के लिए 10 सांसद का अनुमोदन और 10 सांसद का प्रस्तावित होना जरूरी था। लेकिन हम एक बात बताए थे कि 5 जून 1997, एक डेट लिखा था आपको, 5 जून, ठीक ना, 5 जून 1997 ईस्वी के बारे में लिखा था कि 5 जून 1997 ईस्वी से इसकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5 जून 1997 ईस्वी से इसकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5 जून 1997 ईस्वी से इसकी संख्या बढ़ाकर आपको 50-50 कर दिया गया। यानी वर्तमान समय राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव लड़ने के लिए इसकी संख्या कितना होना चाहिए? तो 50 सांसद का सदस्य का अनुमोदन और 50 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हम बताए थे आपके दशा में। और एक दशा में ये भी बात बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर, किसी पद पर है, जैसे विधानसभा के सदस्य के पद पर है, लोकसभा के सदस्य के पद पर है, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति के चुनाव को जीत जाता है, तो शपथ ग्रहण करने से पहले उसे पहले वाले पद को त्यागना होगा। ठीक है, या फिर उसे नहीं तो उसे रिक्त समझा जाएगा। तो ये बताए थे दशा के बारे में। 50 सांसद सदस्य का अनुमोदन और 50 सांसद सदस्य का प्रस्तावित होना जरूरी है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए। दशा है। ठीक है, आगे बताया था भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में कुछ अंतर। तो हम बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं जन्मजात नागरिक होते हैं, नहीं, भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिक होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के जन्मजात नागरिक होते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, अतः देश का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि अमेरिका में संसदीय नहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, जिस कारण से वहाँ पे सर्वोच्च प्रधान होंगे राष्ट्रपति होंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति में कार्यकाल कितना वर्षों का होगा? 4 वर्षों का होगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाएगा तो चुनाव जो कराई जाएगी शेष अवधि के लिए, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो जाएगा तो चुनाव जो कराई जाएगी, भारत में अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जो चुनाव कराया जाएगा शेष अवधि के लिए नहीं बल्कि पूरी अवधि के लिए। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका में जो चुनाव कराई जाएगी शेष अवधि के लिए ही चुनाव कराई जाएगी, जितना समय बचा होगा।
और भारत में राष्ट्रपति जितना बार चाहे चुनाव जीतकर बन सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अमेरिका में अपने पूरे जीवन काल में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बात बता चुके थे। हम बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्य अगर समाप्त हो जाता है या भारत के राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए, तो भारत के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दिए हैं तो राष्ट्रपति के पद को किनके द्वारा संभाला जाएगा? अगर तो राष्ट्रपति के पद, उसको ऑफ कीजिए तो 1 मिनट। चलिए ध्यान देंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या बताया? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस पद को किसके द्वारा संभाल लिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। अगर उपराष्ट्रपति का ही पद खाली हो जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाएगा। हम ऐसा कंडीशन बताए थे एक बार, कब? 1969 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी तो उस समय इस पद को संभालना था किनको? बीबी गिरी को। लेकिन बीबी गिरी ने कुछ समय के लिए इस पद को संभाला और उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब इस पद को किसके द्वारा संभाला गया था? तो हम बताए थे कि इस पद को संभाला गया किसके द्वारा? उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अतः मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा इस पद को संभाला गया था। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग राष्ट्रपति के क्लास को लगभग देख चुके थे, ठीक है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ चुके थे, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो हम बताए थे कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी, ठीक है। और भारत के अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ये बात भी बता चुके थे। अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहला बताए थे बीबी गिरी, दूसरा बताए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा बताए थे बी.डी. जती। और बी.डी. जती कब बने थे? जब भारत के राष्ट्रपति एक रह चुके थे मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जती के द्वारा इस पद को संभाला गया था। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्लियर है? तो ध्यान देंगे। हम लोग यानी योग्यता समझ चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा वैसी स्थिति में, और एक अनुच्छेद 62 यहीं पर देख लेंगे। तो अनुच्छेद 62 के तहत क्या पढ़ना है? तो अगर राष्ट्रपति के पद खाली हो जाती है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाना होगा कितना दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर, ठीक ना। तो अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर भर लिया जाना होगा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के पद को कितना दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर भर लिया जाना होगा, ठीक है। ये बात, तो ये बात आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि इस पद को हमेशा अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया, क्योंकि राष्ट्रपति का पद देश के प्रथम पद कहलाता है, प्रथम संवैधानिक पद है, तो यह खाली कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को समझ गया। आगे ध्यान देंगे राष्ट्रपति के बारे में, कार्यकाल के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के क्या चीज़ का चर्चा किया गया है? कार्यकाल का चर्चा किया गया है, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का, इससे पहले 57, अच्छा 54 छूट गया है, निर्वाचन। अच्छा आगे पढ़ लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं तो उससे आगे हम लोग निर्वाचन भी देख लेंगे। 56 देख लीजिए कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का। अगर 5 साल से पहले भी अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति यहीं पर लिख लेंगे नोट में, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं, ठीक ना। किनको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं,
ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किनको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्लियर है, इतना बात समझ गया, आगे ध्यान देंगे। आगे समझेंगे, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देने की बात आएगा तो ये त्यागपत्र देंगे कार्यकाल से पहले। ऐसे सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी राष्ट्रपति का एक बार चुनाव हुआ तो जो पद पर आए तो कितना दिन तक राष्ट्रपति बने हुए रह सकते हैं, 5 साल तक। ठीक है, 5 साल से पहले अगर वो उनका मन होगा त्यागपत्र देने का तो त्यागपत्र दे देंगे किनको, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का मन होगा कभी त्यागपत्र देने का तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये बात समझ गए। अब ध्यान देंगे, अगर त्यागपत्र नहीं दिए उपराष्ट्रपति, आकस्मिक मृत्यु भी हो गया तो राष्ट्रपति के पद को संभाल ले जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन समझेंगे, अगर किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा समय से पहले, 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 साल से पहले राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा, तब क्या लाया जाएगा, तब क्या करना होगा, तो ध्यान देंगे, तब लाना होगा उनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक ना, तो राष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। क्या लाई जाती है, महाभियोग। ठीक ना, प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक ना, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए उनको पद से समय से पहले, तो राष्ट्रपति को समय से पहले उनके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह महाभियोग प्रक्रिया होता है, क्या होता है इसको भी समझेंगे। यह महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाने की विधि जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से, प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक ना, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक ना, तो राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार या संविधान के उल्लंघन के आरोप में समय से पहले हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे ही महाभियोग प्रक्रिया कहा जाएगा। और यह महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारत में महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है, महाभियोग प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो लाई जाती है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, आगे समझेंगे। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक, ठीक ना, कैसी प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो इनको 14 दिन पहले इनको सूचना देना होगा। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा, इसकी सूचना इनको कितना दिन पहले देना होगा, तो 14 दिन पहले। तो यानी इसकी सूचना इन्हें 14 दिन पहले दिया जाना होगा। ठीक ना, यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो इसकी सूचना इनको कितना दिन पहले दिया जाना होगा, 14 दिन पहले इनकी सूचना दिया जाना होगा। ठीक है, आगे समझेंगे। और इसकी सूचना
ये जो महाभियोग प्रक्रिया वाला सूचना होगा, तो ये महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के, यह सूचना किसके द्वारा दी जाएगी, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की सूचना जो 14 दिन पहले दी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की सूचना राष्ट्रपति को कौन देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ गए, आगे बढ़े अब। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते, इतना बात समझ लेते, राष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो अमेरिका के संविधान से लिया है, किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, आगे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी सूचना इन्हें 14 दिन पहले दिया जाना होता है। यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पहले दिया जाना होगा, 14 दिन पहले। और यह सूचना राष्ट्रपति को किसके द्वारा दिया जाएगा, तो यह सूचना राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह सूचना दी जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत लाया जाएगा, तो भारतीय संविधान के, ध्यान देंगे, तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 61। ठीक ना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। ठीक ना, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। दिखाई दे रहा है ना, ठीक, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। आगे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत, 61 के तहत। अब ध्यान देंगे, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो राष्ट्रपति के पर महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा लाया जाएगा, लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा, या राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया किस सदन से शुरू होगा। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। ठीक ना, तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगा संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक ना, लेकिन उपराष्ट्रपति जब हम लोग देखेंगे तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जब भी लाई जाती है राज्यसभा के द्वारा लाई जाती है। राष्ट्रपति पर रहे तो राष्ट्रपति पर ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक ना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। क्लियर है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। लिख लेंगे यहां पर, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है या राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा भी या राज्यसभा के द्वारा। लेकिन नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे हमेशा, नोट में ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के द्वारा लाई जाती है।
राज्यसभा सदन लाई ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा राज्यसभा के द्वारा लाई जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जब भी लाई जाती है किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। इतना बात समझ गए, आगे समझिए। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जब किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अब ध्यान देंगे, जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे, जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर जिस सदन के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा ना उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, तथा दूसरा सदन जहां पे जाएगा, दूसरा सदन के 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। दूसरा सदन के कितना सदस्य का 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। इस प्रकार संसद के 2/3 सदस्य अपना बहुमत पारित कर देते हैं तो अपना बहुमत पारित कर देते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। पूर्ण समझी जाती है और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है, ठीक ना। और इसके बाद राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, इस बात को समझे। ध्यान देंगे, जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, और जब हस्ताक्षर हो गया उस सदन का 1/4 का, तब वह दूसरा सदन में जाएगा, और दूसरा सदन में गया तो उस सदन के 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। इस प्रकार संसद के 2/3 सदस्य के बहुमत अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया तो हुआ कि संसद के सदन के द्वारा लाया गया, ठीक है। जिस सदन में इसे भेजा जाता है 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर के बाद जिस सदन में इसको भेजा जाता है दूसरे सदन में, तो दूसरे सदन को जांच सदन कहा जाता है, ठीक ना। जिस सदन में भेजा जाएगा 1/4 के हस्ताक्षर के बाद, जिस सदन में भेजा जाता है उसे जांच सदन कहा जाता है।
जांच सदन कहा जाता है, ठीक ना। तो जिस सदन के द्वारा 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर के बाद भेजा जाएगा, उस सदन को, जहां पर भेजा जाएगा उस सदन को जांच सदन कहा जाता है। ये बात समझ गए। अब एक बात ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चुनाव तो अभी बताया नहीं, चुनाव अगले बताएंगे अनुच्छेद 54 में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। लेकिन ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति के महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत, ठीक ना, सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक ना। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है। ध्यान देंगे, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी, राष्ट्रपति के द्वारा कितना, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो ये 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो ये मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये जो मनोनीत किया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, किसी भी क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। और यह मनोनीत करने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को जो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, यह विधि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से एक और बात बताए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की भी व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी आयरलैंड के संविधान से। तथा एक बात और है, राज्य के नीति निर्देशकता, तो यह भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। क्लियर है। लेकिन ध्यान देंगे, लोकसभा में पहले मनोनीत किया जाता था, इस बात को नोट में लिख लेंगे कहीं कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा में कितना सदस्य को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया था। कितना, 2 एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को, ठीक ना। तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, कहां पर, लोकसभा में। अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, इसे एक संविधान संशोधन याद रख लेंगे, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की विधि को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उन विधियों को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है, सिर्फ राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो मनोनीत में सिर्फ राज्यसभा के जो मनोनीत होंगे वही, लोकसभा तो समाप्त कर दिया गया। तो ये 12 सदस्य यहाँ मनोनीत होते वह भी भाग लेंगे, और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। अर्थात संसद के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं लाया सकता, इस बात को भी लिख लेंगे। राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी
मतलब घोटाला वगैरह होता है, दीवानी मुकदमा लाया जा सकता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन है, ठीक ना, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता। ये बात को समझ गए। तो ये था आपका महाभियोग प्रक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ चुके होंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के बारे में। कार्यकाल पर रहते तो कार्यकाल से देखते हैं। तो ध्यान देंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56, तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं कार्यकाल से, यानी खत्म होने से पहले भी, यानी 5 साल से पहले भी अगर वो त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देखते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। आगे समझेंगे। हम बताते हैं कि राष्ट्रपति को समय से पहले, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है और 5 साल से पहले उनको हटाना होगा, तो हटाने के लिए क्या लाई जाती है? तो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसकी सूचना, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पहले देना होगा? तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया की सूचना देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जा रहा है। क्लियर है? राष्ट्रपति को यह सूचना किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यह सूचना राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। क्लियर है? आगे समझेंगे। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। और जब ध्यान देंगे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक ना। किसी भी सदन कहने का मतलब लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन एक नोट में पॉइंट याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के ऊपर जब भी महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी तो यह हमेशा उच्च सदन के द्वारा लाया जाता है। उच्च सदन कहने का मतलब राज्यसभा के द्वारा ही उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। ठीक है, ये क्यों लाया जाएगा जब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ध्यान देंगे तो हम क्या बताएं, जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक ना। तो जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा दूसरा सदन के कितना 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। तो दूसरा सदन में जाएगा तो उसमें कितना का बहुमत होना चाहिए? 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। अर्थात संसद के 2/3 सदस्य के द्वारा अगर बहुमत पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है। क्लियर है? तो ये था राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। अब ध्यान देंगे, जिस सदन में 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर करके जब भेजा जाता है दूसरे सदन में तो उस दूसरे सदन को क्या कहा जाता है? जांच सदन कहा जाता है, ठीक ना। तो दूसरे सदन को जांच सदन कहा जाता है। ठीक है, आगे समझेंगे। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य या नहीं और, ठीक ना, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में। मनोनीत के बारे में लिखा है कि अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कहां पर? राज्यसभा में। यह 12 सदस्य जो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जिसकी मनोनीत जो किया जाता है, जिसका मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत यह विधि जो है भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है? और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में और 104वां संविधान संशोधन इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने की विधि को, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की विधि और विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की विधि को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? तो अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता था, पहले इसे किया जाता था अनुच्छेद 331 के तहत। क्लियर है? तो ये था राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया।
हाँ, राष्ट्रपति के ऊपर जब भी लाया जाएगा दीवानी मुकदमा लाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं लाया जा सकता। तो ये था राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया। समझ चुके होंगे, आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कोई भी अनुच्छेद आएगा, कोई भी बात आएगा तो आप अच्छा से इसको समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था कार्यकाल और राष्ट्रपति का महाभियोग। अब ध्यान देंगे, अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो एक हम बताए थे अनुच्छेद कितना 57। तो अनुच्छेद 57 के तहत क्या चीज का चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 57 के तहत दोबारा निर्वाचन, ठीक है ना। अनुच्छेद 57 के तहत क्या चीज का चर्चा किया गया है? दोबारा निर्वाचन का चर्चा किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत दोबारा निर्वाचन हो सकता है, राष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकते हैं चुनाव जीतने के बाद। तो भारत में राष्ट्रपति का पद जितना बार चाहे उतना बार चुनाव जीतने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोबारा निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में। 58 आप योग्यता पढ़ चुके थे, 59 आप दशा पढ़ चुके थे, ठीक ना। 60 शपथ है, तो शपथ से पहले हम लोग देख लेंगे निर्वाचन। तो निर्वाचन को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में ही निर्वाचन था, ठीक ना। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया था। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का चर्चा किया गया है। तो अब हम लोग ना राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया को देखते हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा, ध्यान देंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन का चर्चा किया गया है। क्या चीज का चर्चा किया गया है? निर्वाचन का। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की नहीं चर्चा किया गया, क्या चीज का चर्चा किया गया? निर्वाचन का चर्चा किया गया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किया गया है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के ऊपर निर्वाचन प्रक्रिया जो लिया गया है, यानी भारत के में राष्ट्रपति का निर्वाचक प्रक्रिया या निर्वाचक मंडल भी पूछेगा तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह निर्वाचन विधि जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्लियर है? आगे समझेंगे। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि जब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाएगा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कराया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक एक बात को हम लोग समझेंगे अच्छा से। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई जाती है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई जाती है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई जाती है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और इसका निर्वाचन किस राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा कराई जाएगी? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका निर्वाचन कराई जाती है। लेकिन निर्वाचन कराया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा जो किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इस बात को समझे, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 71। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 एक याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा किसके द्वारा? तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 71 के तहत ठीक ना। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद
अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद कहाँ पर जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद कहां पर जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। तो ध्यान देंगे निर्वाचन में अभी तक क्या बात देखें, 3-4 बात में कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है? तो निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होता है। तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। क्लियर है? निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो विधि है या विधि या प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो अनुच्छेद 71 के तहत इसकी निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो अनुच्छेद 71 के तहत कहां पर जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? आगे समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति को कितना दिन का समय दिया जाता है पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए? तो 14 दिन या 2 सप्ताह। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय प्रचार प्रसार के लिए 14 दिन या 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ठीक ना? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 14 दिन या 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितना दिन का समय दिया जाता है प्रचार प्रसार के लिए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए, जो चुनाव में प्रचार प्रसार होता है तो उसके निर्वाचन में प्रचार प्रसार के लिए 14 दिन या फिर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस बात को समझ गए? अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, और जनता भाग लेगी या नहीं। ठीक ना? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में पहला तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा अपनाई जाती है। बताते हैं क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होगा अप्रत्यक्ष तरीके से कराई जाती है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान देंगे, सामान्य जनता भाग लेती है तो नहीं, सामान्य जनता अगर भाग ले लेगी तो प्रत्यक्ष तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर सामान्य जनता भाग नहीं ले, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उसी को ही अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ठीक ना? अगर जनता अपने उम्मीदवार को डायरेक्ट रूप से जान रही होती है और जाकर वोट डालती है, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। जैसे लोकसभा, तो लोकसभा के चुनाव में जनता अपने उम्मीदवार को जानती है और डायरेक्ट रूप से जाकर वोट देती है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को नहीं जनता डायरेक्ट रूप से वोटिंग नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करती है। जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। अतः राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग लेती है? तो जनता भाग नहीं लेती है, या अप्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। ठीक ना? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है।
अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? तो अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन कौन भाग लेते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक समझ गए कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार प्रसार में कितना दिनों का समय दिया था? 14 दिनों का समय दिया था या 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव जो होती है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेती है। अब ध्यान दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यही 3 सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भाग कौन कौन नहीं लेते हैं? तो 2 का नाम याद रखना, जो कि हमेशा एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक ना? तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और एक विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक ना? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया होता है सदस्य, वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और मनोनीत सदस्य, तो ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में और एक विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो भाग कौन कौन लेंगे? तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक ना? यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे समझिए। अब ध्यान देंगे, एक संविधान संशोधन आप याद रखेंगे, 17वां संविधान संशोधन। तो 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया? 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य को, निर्वाचित विधानसभा, ठीक ना, विधानसभा सदस्य को भाग लेने का अधिकार दिया गया।
ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। क्लियर है, तो ये बात आप समझ गए। अब ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा कराई जाती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो कराई जाती है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा, और उनका जो चुनाव होता है हस्तांतरित होती है, यानी उनका वोट जो हस्तांतरित होती है। इसको हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराई जाती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा कराई जाती है। इसमें क्या होता है, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कोई उम्मीदवार, कोई सांसद सदस्य अगर राष्ट्रपति के वोट डालने जाते हैं, तो ध्यान देंगे, यहां तक समझ गए होंगे, तो आगे समझिए। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक ना, मान लीजिए राम खड़ा है, ठीक ना, रमेश खड़ा है और राजेश खड़ा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने व्यक्ति खड़े हैं? 3 व्यक्ति। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो अगर कोई उम्मीदवार अगर राज्यसभा के सदस्य होगा 100, या फिर विधानसभा के सदस्य होगा तो, या फिर लोकसभा के सदस्य होगा 100, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो यह क्या करेंगे, तीनों को वोट देंगे। लेकिन तीनों को वोट कैसे देंगे? अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति गया राज्यसभा के सदस्य वोट डालने, तो चुनेंगे तीनों में से कि पहला प्राथमिकता, पहला वोट किनको देंगे, ठीक ना। वोट देना है तीनों को। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते होंगे तो कोई सेंटर चॉइस करने आता होगा कि पहले पटना डालते हैं सेंटर, फिर अगर मान लीजिए तो मुजफ्फरपुर डालते हैं, या फिर नहीं आपको पसंद होगा कि नहीं हम पहले मुंबई डाल देते हैं, ठीक ना, या फिर पहला पसंद होगा कि नहीं हम कोलकाता डाल देते हैं, ठीक ना। तो पहला जो पसंद होता है उस तरह से डालना तो सबको है। अगर 10 को ऑप्शन दिया है तो 10 डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं ना, हम लोग अपना पसंद से प्राथमिकता देखते हैं। पहला इसको डालते हैं, दूसरा इसको डालते हैं, तीसरा इसको डालते हैं और चौथा इसको डालते हैं। डालना सबको है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति के जब चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, अगर कोई उम्मीदवार वोट डालने के लिए जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए जाएगा सांसद सदस्य, तो क्या करेगा कि तीनों को वोट देगा। लेकिन तीनों में से पहला वोट किसको देगा यह मायने रखता है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति गया वोट डालने के लिए, तो पहला पसंद किया राम को, तो पहला वोट दिया राम को, दूसरा वोट दिया राजेश को, और तीसरा वोट दिया है, तीसरा वोट नहीं, पहला बार में चुना राम को, दूसरा बार में ही दूसरा उसको रमेश को, और राजेश को, और तीसरा राम को, ठीक ना। यानी वोट तो तीनों को दिया, लेकिन पहला प्राथमिकता इसका कौन है, राजेश, ठीक ना। राजेश के बाद दूसरा प्राथमिकता कौन है, रमेश है पहला प्राथमिकता, और दूसरा कौन है, राजेश, और तीसरा प्राथमिकता कौन है, राम, ठीक ना। अब कोई दूसरा सांसद सदस्य वोट डालने जाएगा, अब उसका जब वोट डालने जाएगा तो पहला में चुनेगा मान लीजिए रमेश को, ठीक ना, दूसरा को चुनेगा राम को, ठीक ना, और तीसरा को चुनेगा रमेश को। तो देख रहे हैं, इसी तरह से वोट डाला जाएगा। एक उम्मीदवार अगर वोट डालने जाएगा तो यह तीनों को वोट देगा, लेकिन उसमें तीनों में से इसका प्रथम प्राथमिकता क्या है वह देखा जाएगा, और अंतिम में जब राष्ट्रपति के वोट को काउंटिंग किया जाता है तो प्रथम प्राथमिकता वाला को काउंटिंग किया जाता है। जैसे इसी में हम लोग कर लेते हैं, इसी तरह से वोट चलते रहेगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे वोट डलाते जा रहा है। अब इसमें काउंट किया जाए कि सबसे प्रथम प्राथमिकता किसका है। तो इसमें प्राथमिकता को देखा जाता है कि प्रथम बार किसका प्राथमिकता चुना गया है। तो 1 वाला देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, 1 यहाँ है, 2 है, 3 है, 4 गो। तो इसमें 4 गो 1 वाला है। प्रथम प्राथमिकता 4 व्यक्ति था जिसका मन था कि पहला रमेश हो। इसमें क्या है, 1 ही है, ठीक ना। और इसमें कितना है, तो इसमें आपका 1 ही है। लेकिन एक और विधि होता है, ये तो वोट डालने का तरीका हुआ। तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि, एक एक व्यक्ति को वोट देना है और समानुपात में देना है। इसी को समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि कहा जाता है। इसी तरह की जो वोटिंग प्रणाली अपनाई जाती है, इसी को समानुपातिक पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत विधि कहलाई जाती है। लेकिन एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचन का कोटा निर्धारित किया गया, ठीक है। तो निर्वाचन की कोटा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में की गई है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम निर्वाचन को पूरा अच्छा तरह समझाएंगे। अभी क्लास लंबा हो जाएगा, इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास हम लोग निर्वाचन को समझते हैं और कोटा वगैरह सबको समझते हैं। कोटा में क्या होता है कि कुल डाले गए वैध मत में से आधा से एक ज्यादा एक उम्मीदवार को वोट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी वोट कितना पड़ा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वोट पड़ा है। पूरा टोटल वोट पड़ा है कितना, 6। तो एक उम्मीदवार को आधा से ज्यादा, आधा से यानी 6 पड़ा है तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3,
ठीक ना। तो 3 से 1 ज्यादा आना चाहिए, यानी 4 वोट आना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जीत हासिल करेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे 4 आया, यानी रमेश जो है वो चुनाव जीत गया राष्ट्रपति का, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोटा का चर्चा क्या है, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की कोटा का चर्चा किया गया है। और इसके तहत कोटा क्या है कि कुल डाले गए वैध मत में से आधा में से, कुल डाले गए वैध मत क्या, आधा से 1 ज्यादा उम्मीदवार को आना चाहिए, उसी उम्मीदवार को जीत घोषित किया जाता है, ठीक ना। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखें। अगले क्लास में हम लोग निर्वाचन को पूरा विधि को समझेंगे और उसके बाद आगे तरफ क्लास देखेंगे, ठीक है। आगे रखते हैं क्लास जारी, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।